हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप सभी से वादा था कि आप सभी के सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं। अब वो सवाल जो आपको छात्रावास अधीक्षक परीक्षा में कोई दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को क्या जिज्ञासाएं हैं जो आपके मन में, वो सभी सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं अपने इस प्रोग्राम पे। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आप लोगों को इसलिए बताना चाहूँगा, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर किसी अधीक्षक से आप इंटरव्यू करवाइए कि तो कोई अधीक्षक हमको बता सके कि छात्रावास अधीक्षक में कार्य क्या होता है, कैसे होता है। तो ये बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं कि अधीक्षक का कार्य क्या होता है, अधीक्षक किस प्रकार का कार्य करते हैं। आप उन्हें बिल्कुल देखिएगा। और मेरा नाम दोस्तों विकास शर्मा है और मैं 2015 से छात्रावास अधीक्षक हूँ। लगभग 8 साल मुझे सेवा में अभी तक हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि मैंने 2013 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। प्रिपरेशन से जीपीएससी व्यापम का मेनली मैं एसएससी में फोकस था, लेकिन धीरे से जब 2012 में फर्स्ट टाइम से जीपीएससी की वैकेंसी आई तो ये मेरा जो प्रिपरेशन है वो किस पे टर्न हो गया, ये सीजीपीएससी पे टर्न हो गया। और सीजीपीएससी का कंटिन्यू मैं एग्ज़ाम दे रहा था। उस समय कंटिन्यू मैंने 5 बार मेंस लिखे थे। और साथ ही साथ जो फाइनल सिलेक्शन में एसएससी में जो पोस्टल असिस्टेंट होता है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो क्लरिकल होता है उसमें सिलेक्शन हुआ था। और उसी वर्ष भी मेरा छात्रावास अधीक्षक में भी सिलेक्शन हुआ था। तो लगातार ये सिलेक्शंस हो रहे थे। और उसके बाद ये मेरी वर्क प्रोफाइल है कि इसलिए मैं आप लोग को इतनी अच्छे से, चूँकि मैंने भी प्रिपरेशन किया हुआ है और इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आप लोग को इस तरीके से गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को बता रहा हूँ कि अधीक्षक क्या होता है, पद क्या होते हैं, या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्रों को कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो दिक्कतें मेरे साथ भी थी। उम्र है, एज एक फैक्टर है। जनरली बॉयज़ हैं, आपके पास एज एक फैक्टर है। एज फैक्टर के साथ साथ आपको जॉब पानी है, एक फैमिली का प्रेशर है आपके दिमाग में, आपको डिपेंडेंट होना है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे एक अभ्यर्थी जो है, एक एस्पायरेंट जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उन सभी सवालों का जवाब लेके हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर मेजर जो क्वेश्चन मुझे बार बार मिलते हैं और बार बार टेलीग्राम पे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट है क्या? ये इन्होंने पूछा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट है क्या? कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है तो मैं क्या। और आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग टेलीग्राम पे या वेबसाइट पे या इंटरनेट पे इस तरीके के भ्राम भ्राम फैला रहे हैं कि छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर की डिग्री होना, अर्थात डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार की डिग्री डिप्लोमा छात्रावास अधीक्षक के लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। अगर आप लोगों ने इसके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा छात्रावास अधीक्षक के, तो उस नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि इसमें इस प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं लिखा है। पहली गलती तो हम क्या करते हैं कि हम नोटिफिकेशन को डिटेल तरीके से नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने के बाद जो भ्रामक जानकारियां हैं उसमें हम आते हैं। तो जब आप ध्यान देंगे, जब छात्रावास अधीक्षक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि इसमें जो शैक्षणिक अर्हता क्या है, हायर सेकेंडरी 12वीं मांगी गई है। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। यहाँ तक आपका ठीक है। जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आगे चौथे नंबर पॉइंट में इसे स्पष्ट कर दिया गया है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता देने का आशय है। ये अधिमान्यता का मतलब क्या है? इस अधिमान्यता देने का आशय ये है कि आपका जो प्रश्न पत्र का भाग अ है, उसमें 30 अंक के प्रश्न आएंगे, उसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये है आपका अधिमान्यता। मतलब भाई आपके कंप्यूटर के पेपर में जो 30 अंक के हो रहे हैं, इसमें आपको मिनिमम 50% पाके क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग नेचर मिनिमम मार्क्स होंगे 50% आप पाएंगे, तब आपके आगे का पेपर चेक होगा और तब आप मेरिट में आएंगे। ये है अधिमान्यता का मतलब। कोई प्रश्न पत्र भाग ब में मूल्यांकन कर भाग अ और ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर आपके 30 अंक के पेपर हैं, कंप्यूटर का है, 30 अंक में अगर मान लीजिए आप 14 अंक लाते हैं तो आप मेरिट में नहीं आएंगे, आपका पेपर आगे चेक होगा ही नहीं। तो ये है इस अधिमान्यता का मतलब। यह कतई नहीं है कि आपको डिग्री, डिप्लोमा, पीजीडीसीए, डीसीए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं टेलीग्राम चैनल में पढ़ता हूँ, कई लोग कहते हैं अरे मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं बी में कंप्यूटर साइंस हूँ। भैया कंप्यूटर साइंस आप बी में रहें, चाहे आप बी टेक करें, चाहे आप पीजीडीसीए करें, चाहे आप डीसीए करें,
कंप्यूटर छात्रावास अधीक्षक में ऐसा लिखा नहीं है। ये आपके नोटिफिकेशन का पार्ट है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ। कृपया इसे आप भी अपनी संतुष्टि के लिए जाके पढ़िएगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट नहीं है, कंप्यूटर के मार्क्स लाना मस्ट है, 50% मार्क्स लाना आपको जरूरी है। इसके बाद अगले क्रम में देखते हैं। भाई ने लिखा है कि गुरुदेव आपके मार्गदर्शन में अच्छी तैयारी चलती रहती है, लेकिन मन में एक डाउट बना रहता है, इनके मन में एक डाउट बना रहता है कि क्या कंपटीशन भरी दुनिया में इस ड्रीम जॉब को अचीव कर पाऊँ। डेफिनेटली दोस्तों, आप सभी बहुत सारे लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बस यही सोचने में टाइम निकल जाता है कि रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम दिए हैं लेकिन फेलियर ही मिली है। तो ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का एक अप्रोच होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन की दुनिया कैसे वर्क करती है। मान लीजिए आपने अभी ग्रेजुएशन किया या आपका 12th हुआ, अब ऑल ऑफ सडन आप बोल रहे हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीजी व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी तैयारी करते करते मान लीजिए आपने 4 महीने से तैयारी कर रही, 4 माह हो गए आपको तैयारी करते करते। 4 माह तैयारी करते करते अचानक से वैकेंसीज आ जाती हैं। मान लीजिए छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आ गई, पटवारी की वैकेंसी आ गई। आपको तैयारी करते 4 माह हो रहा है और वे सभी एग्ज़ाम दिला रहे हैं। तो आप जब फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ आप फेलियर ले रहे हैं। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि आप एक ऑप्टिमम नॉलेज के लेवल पे अभी नहीं पहुँचे हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया रहता है कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम को साथ में लेके आप चल सकें। तो आपको अपने बेसिक नॉलेज से, बेसिक मतलब जो आपका ग्रेजुएशन नॉलेज है या आपका जो डिग्री कोर्स का नॉलेज है, सब नॉलेज से इतर आपको जो जीएस का बेसिक नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज को एक लेवल पे पहुंचना पड़ता है, उस लेवल पे जिस लेवल पे बाकी अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो पहले साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए अलग एग्ज़ाम हो, जो इसको तैयारी करते 4 साल हो चुके हैं उसका अलग एग्ज़ाम हो। सभी आप क्या है एक लेवल पे आएंगे, एक लेवल पे ही तैयारी करेंगे, सब पे एग्ज़ाम एक साथ होगा। तो आपको जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जो लोग हैं उनके एक लेवल पे आना है। इसी को बोलते हैं बेसिक एग्जाम, बेसिक नॉलेज के एक लेवल पे आना है। और आप जब उस लेवल को अचीव कर लेंगे, आप जब उस लेवल पे आ जाएंगे तो देखिएगा उस समय के बाद 1 बाय 1 आपके बहुत सारे एग्जाम निकलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया मैंने तैयारी 2013 से स्टार्ट की, 2013 से स्टार्ट करते 2015 तक मैंने उस ऑप्टिमम लेवल पे आया। मेरे प्री निकल रहे थे, मेंस लिख रहा था। उस साल मेरे बैक टू बैक 3 एग्ज़ाम निकले जिससे फाइनल सिलेक्शन मिला। तो ऐसे बैक टू बैक 3 एग्ज़ाम निकले। तो ये कब हुआ कि जब वो एक ऑप्टिमम लेवल आप अचीव कर लेंगे। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, फेलियर ना हो इसलिए आपको ये डिसाइड करना है कि कब आप पूरे तैयार हो गए हैं। पूरा तैयारी कभी नहीं होती कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आप एक लेवल पे आ गए, मतलब आपका जीएस स्ट्रांग हो गया, आपका मैथ्स स्ट्रांग हो गया, आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो गया, आपका छत्तीसगढ़ स्ट्रांग हो गया, आपका इंग्लिश और हिंदी स्ट्रांग हो गया। ये 4 कोर आप मान के चलिए। ये किसी भी एग्जाम के कोर टॉपिक हैं। कोर टॉपिक कौन कौन से होते हैं? जीएस होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और मैथ्स और इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। इसके साथ एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है? हम छत्तीसगढ़ की तैयारी करते हैं सीजी, साथ ही साथ कंप्यूटर। तो ये 4 अगर आप कोर भी कंप्लीट कर लेके एक लेवल में आ जाते हैं, एक बार रीडिंग, एक थ्रू आउट रीडिंग कर लेते हैं और आप जब मॉक टेस्ट दिलाते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर दिलाते हैं तो आप आराम से उसमें 50 प्लस 60 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं, तब आप समझ जाइए आप एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, आप रेगुलर कोई मैगजीन पढ़िए। जैसे सबसे पुरानी मैगजीन आप जानते हैं प्रतियोगिता दर्पण है। तो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन आप पढ़ रहे हैं तो दर्पण में हर साल हर मैगजीन में एक आपको किसी भी एग्जाम के एक ईयर का क्वेश्चन पेपर देता है। ये क्वेश्चन अलग अलग लेवल का होता है, एसएससी का भी होता है, पीएससी का भी होता है, रेलवे का भी होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते जाइए। ये क्वेश्चंस पेपर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, साथ ही साथ आपको क्या बताएंगे कि आप किस लेवल पे पहुंचे हैं। तो जब तक आप एक ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंचे हैं तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलरिटी रखिए। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। फेलियर एग्जाम जरूर देना है। जब मैं फर्स्ट टाइम तैयारी चालू किया था उसके 1 महीने बाद एडीओ का पेपर आया था और मैंने वो पेपर दिया था, लेकिन निराश नहीं हुआ कि मेरा एडीओ नहीं निकला, क्योंकि दिमाग में ये क्लियर था कि अभी इस ऑप्टिमम लेवल पे मैं नहीं पहुंचा हूं। तो आपको सोचना कम है, लेस थिंक करना है, वर्क मोर करना है और रेगुलरिटी और पेशेंस रखते हुए तैयारी करना है। आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे भाई, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो अभी डाउट बिल्कुल मत रखिए। ये शायद उम्मीद करता हूँ आपके पूरे सवाल का जवाब था इतना। अगले सवाल को देखते हैं कि सर एक छोटा सा सवाल है, छात्रावास अधीक्षक के साथ व्यापम में आई लैब टेक्नीशियन
की भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हॉस्टल अधीक्षक में सफलता हाथ लगे तो लैब टेक्नीशियन की जॉब सिक्योर है। ओके, ठीक है। आपका मेन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको लगा कि इनकी प्रायोरिटी फर्स्ट क्या है, इनकी प्रायोरिटी है एक जॉब सिक्योर करना। मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी रहती है एक जॉब को सिक्योर करना। तो इस हिसाब से तैयारी, ताकि एक ना निकले तो दूसरा, तो ये चीज़ मैं गाइड करूंगा। आपकी सोच सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप 2 एग्जाम की तैयारी एक साथ कैसे कर रहे हैं इसके एक स्ट्रेटजी देखिएगा कि सबसे पहले दोनों एग्जाम में जो कॉमन है उसे आप लिख लें, प्लस उसके बाद सेकंड आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप जीएस में स्ट्रॉन्ग होंगे, या जैसे आप साइंस में स्ट्रॉन्ग है, या क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग होंगे, या हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। तो जो पहले दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है उसे पहले कवर करिए। एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक कॉम्बिनेशन बनाए। जैसे मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है लेकिन हिस्ट्री वीक है, तो दिन में एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और एक हिस्ट्री पढ़िए। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप जल्दी खत्म करेंगे, वो आपके कॉम्पिटिशन और कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, और वीक वाला आपको डराएगा नहीं। अगर मान लीजिए आप दोनों कठिन विषय ले लेते हैं तैयारी करते साथ साथ, एक दिन में मान लीजिए आप 3 विषय पढ़ रहे हैं और तीनों विषय कठिन विषय हैं, तो क्या होगा कि आप डरेंगे कि अरे मैं एक दिन में एक टॉपिक भी नहीं कर पाया। आपको मेनली आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप रखना है, तो एक स्ट्रांग रखिए, एक वीक रखिए, और उनके कॉम्बिनेशन को बनाते हुए चलते जाइए। इसके बाद जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा हो, मान लीजिए छात्र अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन का आप साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, दोनों में जो कॉमन है उसे पहले खत्म कीजिए, जो अनकॉमन है उसे एक टाइम बांट दीजिए कि भाई मान लीजिए कंप्यूटर इसमें ज़्यादा है और साइंस का चैप्टर इसमें कम है, ज़्यादा है, तो साइंस को 1 आवर दे दीजिए, कंप्यूटर को। तो आप टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करिए। और जब एग्ज़ाम पास आए, मान लीजिए आप छात्र अधीक्षक का डेट एग्ज़ाम तैयार हो गया है और 1 महीना बचा एग्ज़ाम में, तो आप टोटली फोकस कर लीजिए एग्ज़ाम के पहले किस एग्ज़ाम पे, जिसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है उसे पढ़ने चालू कर दीजिए। और सबसे ज़्यादा आप सबसे पहले ये करिए कि जिसमें चांस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा है उसे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और चांस ऑफ सिलेक्शन आपकी तैयारी के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि मेरी इस सिलेबस के लिए मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी है, इस सिलेबस के लिए मेरी तैयारी कम है। तो इस प्रकार से आप 2 मल्टीपल एग्जाम्स के 2 से 3 एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल साथ साथ कर सकते हैं। कॉमन सिलेबस होता है। हाँ, परीक्षा के पहले आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा फोकस्ड होने की आवश्यकता है। इसके बाद अलग एक क्वेश्चन है, मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ सर, और इंट्रोवर्ट होने से जॉब में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डील करना रहेगा, तो कैसा होगा? डेफिनेटली इससे कोई दिक्कत नहीं भाई, आप इंट्रोवर्ट हों या इंट्रोवर्ट हों, एक्सट्रोवर्ट हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो इंट्रोवर्ट के हैं लेकिन बच्चों को धीरे साथ टैकल करते हुए वे उन बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? इंट्रोवर्ट ये होता है कि आप अपने मन की भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप बताएं नहीं। आप क्या सोच रहे हैं वो ना बताएं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो ना बताएं, आप अपनी फीलिंग्स ना बताएं, ये आपका इंट्रोवर्ट हो गया। आपको बच्चों के साथ आपकी फीलिंग्स शेयर नहीं करनी। वो बच्चे हैं, आप यहाँ वर्क करने आए हैं, आपको उनको ये नहीं बताना है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप उनको नियम के अनुसार, नियम के अनुरूप, मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आपको उनका केयर करना है, गर्मी आ रही है, आपको नहीं कहना है कि भाई गर्मी आ रही है आप खूब पानी पीजिए। तो आप उनको एक आदेश या आपको निर्देश देने हैं कि भाई खूब पानी पीजिए, पानी पीना कम पीने से तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पे आपका इंट्रोवर्ट नेचर कहीं नहीं आया। आपका इंट्रोवर्ट ऐसे तो नहीं है कि आप पानी पीने से मना कर दें बच्चों को कि मैं नहीं बोलूँगा पानी पीने के लिए। तो बेसिक जो इंट्रोवर्ट नेचर है आपका, ये आपकी फीलिंग्स के लिए है, लेकिन बच्चों को आदेशित करने में, निर्देशित करने में, उन्हें कुछ सिखाने में आपको मज़ा आएगा, आप अच्छा फील करेंगे। तो डेफिनेटली ऐसा मत सोचिए कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति छात्र अधीक्षक का जॉब नहीं कर सकता है। बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि आपको यहाँ रूल्स और बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग चलना है। जो रूल्स बने हैं छात्रा संचालन के रूल्स के अकॉर्डिंग, और जो बेसिक नॉलेज, जो बाल विकास है जो हम पढ़ रहे हैं, या प्रबंधन जो हम पढ़ रहे हैं, तो इन बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसलिए इंट्रोवर्ट नेचर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फैमिली के साथ रह सकते हैं सर? नहीं मैम, यहाँ पे 2 प्रकार की दिक्कतें हैं। वहाँ पे जहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल्स है, फैमिली बॉयज़ हॉस्टल में डेफिनेटली फैमिली के साथ रह सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में डेफिनेटली फैमिली के साथ रह सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल्स में कोई इशू नहीं है, फैमिली के साथ रहा जा सकता है। क्वार्टर बने हुए हैं फैमिली के साथ आप क्वार्टर पे रह सकते हैं। लेकिन जब बात गर्ल्स हॉस्टल की आती है, तो गर्ल्स हॉस्टल में 2 प्रकार के प्रीमाइसेस कई जगह पर हैं। मान लीजिए प्रीमाइसेस आपके एक ही मेन प्रीमाइसेस है
और एक प्रेमाइसिस के अंदर ही, हॉस्टल मेन प्रेमाइसिस बिल्डिंग के अंदर ही अधीक्षिका क्वार्टर, अधीक्षिका निवास बना हुआ है, तो वहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं हैं नियमतः, नियम के अनुसार जेंट्स अलाउड नहीं है। लेकिन अगर किसी जगह पे प्रेमाइसिस के बाहर क्वार्टर दीवार से लग के बना हुआ है या 2 एंट्रेंस है जहाँ पे डबल एंट्रेंस है, वहाँ पे इस प्रकार कई जगहों पे ये व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मैक्सिममली जो शासन का नियम कहता है कि अधीक्षिका के साथ उनके जेंट्स फैमिली मेंबर अलाउ नहीं है। हाँ, अगर अधीक्षिका के साथ जो गर्ल्स हैं वो रह सकती हैं, जेंट्स केवल अलाउ नहीं हैं गर्ल्स हॉस्टल पे, जेंट्स अलाउ नहीं हैं रिसेंटली। अब आप फैमिली में अपने मम्मी हैं, बहन हैं, जो भी अब गर्ल्स रिलेटिव हैं, इन्हें डेफिनेटली रख सकते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में फैमिली को रखने के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल में फैमिली के साथ आप रह सकते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब होगा शायद। अगला क्वेश्चन करते हैं, सर बीच बीच में टेंशन क्यों आ रहा है? बहुत अच्छी बात है भाई, टेंशन आ रहा है, ये बहुत एक कॉमन है। टेंशन का आना परीक्षा के बीच बीच में ये कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और यह क्यों होता है कि जब आप खुद से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करते हैं, मान लीजिए आप 3 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, फोकस होकर पढ़ रहे हैं, और आपका दिमाग क्या कहता है, आप खुद से क्या एनालिसिस करते हैं, नहीं मैं 3 कम पढ़ रहा हूँ, मुझे तो 5 पढ़ना चाहिए। और ये होता क्या है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या दूसरे लोग दोस्तों से हम कंपैरिजन चालू करते हैं कि वो इतना कर रहा है, मैं नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए भी खुद से ज़्यादा से एक्सपेक्टेशन होती है और टेंशन होने लगता है। तो ये टेंशन कॉमन है, कंपटीशन की फील्ड में टेंशन होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरों की स्ट्रेटजी, दूसरों के तरीके, इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए और या उसके कारण टेंशन नहीं लेना है आपको। आप क्यों, मान लीजिए कोई बच्चा 5 घंटे भी तैयारी कर ले, लेकिन 5 घंटों में ये फोकस ही नहीं है, नो फोकस, नथिंग, मतलब वो 5 घंटे से बुक खोल के बैठा और आप उसे देख के टेंशन ले रहे हैं लाइब्रेरी में जाके कि अरे वो 5 घंटे से लगातार बैठा। तो ये देखिए कि 5 घंटे में फोकस कितना है। मान लीजिए आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसके 2 घंटे में उतना पढ़ ले रहे हैं जितना वो 5 घंटे में फोकस नहीं कर पा रहा है। तो कभी भी लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट्स पे जा रहे हैं, तो ये देख के टेंशन मत लीजिए कि वो कोई दूसरा व्यक्ति कितने घंटे पढ़ रहा है या दूसरा कैसा पढ़ रहा है। आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपकी अपनी क्षमता है और आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो इसके साथ आप तैयारी कीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और टेंशन आना जरूरी है दोस्त, टेंशन आता है, वो टेंशन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन थोड़ा टेंशन इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा टेंशन इसलिए कि इस टेंशन के साथ क्या होता है कि आप ज़्यादा पढ़ते हैं, तो लिटिल बिट टेंशन होना अनिवार्य है, आता है। कंपैरिजन करके टेंशन मत लीजिए, किसी और को देख के टेंशन मत लीजिए, अपने आप से टेंशन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सोचिए मत, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका टेंशन लेवल कम होता जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या होता जाएगा, बूस्ट होता जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, सर एक अनुमान से कितना नंबर लाएं कि छात्रावास अधीक्षक बन जाए? दोस्तों ये विगत मैं पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम पे विभिन्न चैनलों में भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी देख रहा हूँ, और बहुत सारे जो छात्र हैं वो ये सवाल करें कि कितना पेपर में बनाएं, ये छात्रावास अधीक्षक का कट ऑफ कितना जा सकता है, या कई मुझसे पूछते हैं कि सर 15-16 में कितना कट ऑफ था। तो भाई आप 2015 और 16 में जब एग्ज़ाम हुए थे, 2015 में एग्ज़ाम हुआ था जब छात्रावास अधीक्षक का, 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, तो भैया छात्रावास अधीक्षक के 15-16 के एग्ज़ाम से आज लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं। 60 से 8 साल पहले की प्रश्नों की प्रकृति और आज के प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन आ चुका है। साथ ही साथ उस समय सिलेबस आपके 150 अंकों का था, अब ये सिलेबस आपके 100 अंकों में सिमट चुका है। तो भाई आप उन एग्ज़ाम्स के कट ऑफ को और वर्तमान के कट ऑफ को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि कट ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ का मतलब है आपके पेपर आए हैं, मान लीजिए 300 पद हैं इसमें, एक मैं जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, एक 300 पद है मान लीजिए छात्रावास अधीक्षक में, तो जितने लोग ने एग्ज़ाम्स दिया है उन सबके मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाएगा। मान लीजिए 300 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जो टॉप 300 आए, जो टॉप 300 आए, उसमें से जो अंतिम वाले का मार्क्स रहा, अंतिम वाले का मार्क्स रहा, यही कट ऑफ है। यानी जहाँ से बाकी लोग कट ऑफ हो गए, कट ऑफ हो गए, बाकी अभ्यर्थी कट हो गए, तो ये मार्क्स क्या है, कट ऑफ मार्क्स है। क्या होगा, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया मेरिट बनाएंगे, मेरिट में जो 300 टॉप 300 है उनको लेंगे, आखिरी वाले का मार्क्स जो होगा वो कट ऑफ होगा, मतलब इसके ऊपर जो है वो पास, उसके नीचे जो है वो आउट। तो ये है कट ऑफ। अब डिसाइड कीजिए, अब बताइए मेरे को कि कट ऑफ क्या
आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहा है तो भैया उसे प्रणाम कीजिएगा, उसे चरण छू लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है? कट ऑफ 100% पे अटेम्प्ट करता है कि पेपर कैसा आया है और एग्ज़ाम कैसा है और बाकी लोग कैसा अटेम्प्ट कर रहे हैं। मान लीजिए छात्रावास अधीक्षक का पेपर आया है, पेपर बहुत ईजी आया है, सब लोगों ने 100 90 90 बना लिया, तो भाई वहाँ पे आप पहले सोच के चल देंगे अरे लास्ट एग्जाम में तो 80 गया था, मैं 80 ही बना के आऊँ। तो नहीं, आपको सही अटेम्प्ट करना है जितना ज़्यादा आपसे हो सके। कितना अटेम्प्ट करें? तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। लेकिन कैसे क्वेश्चंस को? राइट क्वेश्चंस को, जिसमें आप 100% श्योर हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। ब्लैंक में तुक्का मत खेलिए, नेगेटिव कितना सही, ब्लैंक मत खेलिए। हाँ, ऐसा कई होता है, ब्लैंक में नहीं खेलना है। ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है और ऐसे क्वेश्चन आप 4-5 हैं, तो बिल्कुल आप वहाँ पे नेगेटिव का गेम प्ले कर सकते हैं कि 4-5 में मान लीजिए 2 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो चलो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एकदम ब्लैंक प्ले मत कीजिए, ब्लैंक आता ही नहीं है, अगर अकड़-बकड़ लगा के आ रहे हैं, ऐसा ब्लैंक मत खेलिए, ऐसा नेगेटिव मत कीजिए। तो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? उस पेपर पे डिसाइड होगा, एग्ज़ाम रूम पे डिसाइड होगा कि पेपर आप देखते हैं और आप तैयारी, जो अच्छा तैयारी का हुआ व्यक्ति है वो जान जाता है कि पेपर किस लेवल का है और उसे कितना बनाना है। और ये कैसे होगा? आप बहुत ज़्यादा मॉक दीजिए। मैं मॉक नहीं कह रहा हूँ, सदीक्षक का ही, आप किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी मैगज़ीन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं या मॉडल पेपर होते हैं, आप मॉक देते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उससे आप जान जाएँगे कि पेपर बनाना कैसे है और पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी है। तो इस तरीके से कट ऑफ डिसाइड होता है, कोई एक अनुमानित नंबर नहीं है मित्र, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो आपको पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? मैक्सिमम क्वेश्चन जो सही हैं, आपको लग रहे हैं, आपको 100% आप एक्यूरेट हैं, उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो 50-50 वाला है, 2 ऑप्शंस में आप जा रहे हैं, उनको ऑप्शन मेथड से एलिमिनेट करके आप बनाइए। तो इस तरीके से आप कट ऑफ के पास पहुँचेंगे। कोई पहले से पूर्ण निर्धारित कट ऑफ नहीं होता है और ना ही कोई बता सकता है आपको। तो ऐसा कोई अनुमान मत लगाइए, अधिकतम अंकों के लिए पढ़िए, अधिकतम नॉलेज के लिए पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इसमें छुट्टियां कैसी हैं और कितनी छुट्टियां हैं और सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है या नहीं? आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया कोई सवाल करने के पहले प्रीवियस वाले जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, छात्र अधीक्षक के एफएक्यू वीडियोस, जो परीक्षा की जानकारी वीडियोस और आपके सवाल का पहला संस्करण, इसे ज़रूर देखिए। इसमें मैंने सारी चीज़ें, वेतन, भत्ते, आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं, वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताया हुआ है, तो कृपया उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद आप सवाल कीजिए। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो रूल्स बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, वो रूल छात्रावास अधीक्षक के लिए भी होते हैं। सीएल आपको 12 मिलते हैं साल में, ईएल आपको 30 मिलते हैं, अर्न लीव बोलते हैं जिसे 30 मिलते हैं। इमरजेंसी पे आपको मेडिकल लीव की पात्रता भी होती है। साथ ही साथ इसमें चाइल्ड केयर लीव जो महिलाओं को मिलता है वो भी मिलेगा। तो सभी प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं अधीक्षक में। सैटरडे संडे का रूल ये है दोस्तों कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, एक हेडक्वार्टर की पोस्टिंग होती है कि आप कहाँ निवास रहेंगे, अपने हेडक्वार्टर में निवास रहेंगे और छुट्टियों में भी आपको अपना हेडक्वार्टर लीव नहीं करना है। आप नियमतः लोग चल देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट रूल क्या कहता है कि हेडक्वार्टर आपको छुट्टियों में भी बिना अनुमति के अपने हेडक्वार्टर को लीव नहीं करना है, हेडक्वार्टर को छोड़ना नहीं है। तो बॉस इज़ द बॉस। आप बॉस से परमिशन, मतलब जो हमारे एसी होते हैं, हमारे मंडल संयोजक होते हैं, इनसे आप बिल्कुल परमिशन लेकर सैटरडे संडे के जा सकते हैं। और चूँकि छात्रावास अधीक्षक निवास कहाँ करता है, उस हॉस्टल के प्रीमाइसेस में ही निवास करता है, वहीं उसका क्वार्टर होता है। तो आप ऐसा कहते हैं कि हमारी छुट्टी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी छुट्टियाँ होती हैं। सैटरडे संडे आपको हेडक्वार्टर छोड़ना है तो आप बिल्कुल विथ परमिशन अपना हेडक्वार्टर भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जिम्मेदारी का जॉब है, इसलिए हेडक्वार्टर छोड़ने में लोग इजीली नहीं छोड़ते, लेकिन विथ परमिशन कुछ जरूरी कार्य है, डेफिनेटली आपको छुट्टियाँ मिलती हैं। छुट्टियाँ हमेशा मिलेंगी, आपको हर प्रकार की छुट्टी मिलेगी। लेकिन आपको क्या होता है, आपकी लोचा, मतलब आपकी कुछ नहीं है। छुट्टियों का मतलब ये है कि आपके अब्सेंस में संस्था को चलाने के लिए कोई व्यक्ति वहाँ, जिम्मेदार व्यक्ति उपस्थित हो। यही एक विभाग का कहना है कि जब अधीक्षक छोड़ के जा रहा है, संस्था छोड़ के जा रहा है, तो एकाएक मन उठाए बस्ता उठाए चल दिए नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है बच्चों के लिए। तो आप कैसे छुट्टियाँ लेंगे? आपकी जिम्मेदारी में
आपके अब्सेंस में कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ उपस्थित रहे, डेफिनेटली फिर आप परमिशन लेके बाकी शासकीय नियमों के अंतर्गत आप भी छुट्टियां लेके जा सकते हैं। ये सारे नियम हैं छुट्टियों के इसमें। इसके बाद अगला चलते हैं, सर सीजी में कितना और क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, छात्रावास अधीक्षक ने इस साल के सिलेबस में एक दिक्कत यह है कि छोटे छोटे बिंदुओं में बहुत बड़ी बड़ी सिलेबस ऐड कर दिया गया। जैसे छत्तीसगढ़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में आप सिलेबस में देखिएगा कि पहला तो 5 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, मतलब कंप्लीट छत्तीसगढ़ का इतिहास, ज़्यादा डीप नहीं, बेसिक सभी पूरा ले लीजिएगा। और संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम की, क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में। मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ से 5 पांडव हुए, तो 5 पांडवों के नाम क्या हैं, सविनय अवज्ञा के समय क्या क्या हुआ, पत्रकांड कहाँ हुआ था, बम कहाँ फोड़े थे, जेल को कहाँ उड़ाए थे। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ हुआ, जंगल सत्याग्रह में किसे गोली लगी, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें इतिहास की आप इसमें पढ़ना है आपको। और दूसरा, आप नोटिस कीजिएगा कि भूगोल में भी टॉपिक में देखिए छत्तीसगढ़ के भूगोल को डाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण भले 2 अंकों का है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम्स में कुछ भी इनफ नहीं होता है, जितना ज़्यादा और जैसा आप पढ़ सकें वो इम्पोर्टेंट है। तो अधीक्षक के लिए छत्तीसगढ़ के जीएस में आपने पूछा था, तो उसको जवाब यह है कि हिस्ट्री को आप अच्छे से करिए और ज्योग्राफी को भी आप एक ओवरव्यू तरीके से कर लीजिए, ताकि एक सवाल आए तो आपसे बन जाए। लेकिन इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है आपको कि कम मार्क्स के लिए, मान लीजिए 1 नंबर का रहा और आप इसके लिए 1 हफ्ता पढ़ रहे हैं, वहीं जिससे 20 नंबर के आने उससे आप देख नहीं रहे हैं, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली पढ़ना है आपको कि किस मार्क्स से कितना आ रहा है और कितना आपके पास समय है। तो इस तरीके से आप पढ़ते जाइए, ये छत्तीसगढ़ में मेन आपको कवर करना है। इसके बाद आता है वार्डन के सिलेबस में कंप्यूटर कितना महत्व क्यों है। जी हाँ, वार्डन के सिलेबस में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको लगा है कि 30 अंक के कंप्यूटर में आपको 50% मार्क्स पाने जो रही। तो इसका उदाहरण ऐसा है कि चूंकि दोस्तों 2015 में ही पहली बार छात्रावास अधीक्षक का पद क्या हुआ, सृजित हुआ, पहली बार ये पद बना, पहला एग्जाम हुआ इसका। इसके पहले क्या होता था कि जो ट्राइबल्स के टीचर थे, जो शिक्षक थे आदिम जाति कल्याण विभाग के, ये शिक्षक ही क्या करते थे, छात्रावास का संचालन करते थे। लेकिन 2015 में जब जो हॉस्टल्स हैं वो ट्राइबल विभाग को दे दिया गया और जो स्कूल्स हैं वो शिक्षा विभाग को दे दिया गया, तो यहाँ पर से एक नया पद सृजित हुआ जिसे छात्रावास अधीक्षक का पद कहा गया। और जब इसकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई, तब यहाँ पे एक नया पोर्टल प्रारंभ किया गया अधीक्षकों के लिए, जिसे HMS पोर्टल कहते हैं, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। HMS पोर्टल कहते हैं, हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। और ये पोर्टल पे लगभग कार्य जो है किस प्रकार का है, ऑनलाइन है, कि सभी कार्य कैसा है कि आपको इसमें ऑनलाइन एंट्री करनी है, अटेंडेंस ऑनलाइन डालना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है। तो जो विभाग क्या कहता है कि ये ऑनलाइन एंट्री का कौन कौन अच्छे से कर पाएगा विभाग की नज़रों में, जिसे कंप्यूटर का ज्ञान हो, जिसे कंप्यूटर का ज्ञान हो, नॉलेज हो। तो इसलिए इस नॉलेज को परखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, विभाग ने क्या किया कि इसने एग्जाम्स पे क्या कर दिया, 50% का क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 50% मार्क्स जो लाएगा, मतलब हम मान लेंगे कि उसे कंप्यूटर इतना तो आता है कि वो HMS पोर्टल आराम से क्या कर सके, चला सके, संचालित कर सके। तो यहाँ पर था अधीक्षक का पद प्रारंभ हुआ, नया नया था, HMS पोर्टल आया था, तो विभाग ने इसलिए कंप्यूटर को थोड़ा प्रभावी बनाया ताकि कंप्यूटर चलाने वाले लोग आएंगे तो आराम से इस पोर्टल को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इसका रीज़न है कि क्यों कंप्यूटर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे में। अगला देखते हैं, सर करंट अफेयर, मैथ्स और जीएस का कहाँ कहाँ से पढ़ें कि इनफ रहे। जो वर्ड इनफ है भैया, नथिंग इज इनफ। कंपटीशन एग्जाम में नथिंग इज इनफ। कारण ये है कि चूंकि कंपटीशन है, मान लीजिए भाई आपने एक बुक पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आपने 100 अंक के पेपर में मान लीजिए 90 अंक अर्जित कर लिए, 2 सवाल आपसे नहीं बन पाए, वो 2 सवाल किसी दूसरे व्यक्ति ने बना लिए जो कहीं से और से पढ़ के आया। तो यहाँ पर आप लड़ने नहीं जाएंगे कि वो 2 सवाल वो कैसे बना लिया, या वो 2 सवाल तो आउट ऑफ द सिलेबस था, मैं तो सिलेबस से पढ़ के आया हूँ। तो नहीं, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, इसमें थोड़े से इफ़ एंड बट्स होते ही हैं। तो ये इसलिए इनफ नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ लेना है कि आप उसे गैदर न कर पाएँ। इस समझ को ध्यान दीजिए, जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, अच्छा पढ़ें। मान लीजिए आपने एक बुक ही, हरिराम पटेल की एक बुक ख़त्म कर ली है, तो ऐसा पढ़ें कि उसके सारे फैक्ट्स आपको याद हों, आप कंफ्यूज ना हों एग्ज़ाम्स में जाके, आप ऑप्शंस में निगेटिव ना करें। तो जितना ज़्यादा कम कन्फ्यूज़न होगा आपको,
आपका कम निगेटिव हो। और सबसे ध्यान रखिएगा, पेशेंस और रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं, भले आप कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें तो आपके लिए वो ज़्यादा इनफ रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए कितना इनफ है, कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी इनफ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एक बेस बुक बनाइए, एक बेस बुक रहेगा, बेस बुक को आप 2 से 3 बार ख़त्म कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और मॉक दीजिए, जो मॉडल पेपर होते हैं वो बनाइए। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होगा, आप देखेंगे कि बेस बुक जो है आपका, मान लीजिए इस प्रीवियस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आए हैं, आप 45 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ये 40 बना ले रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस बुक से मिल जाएंगे या आपको मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरे एक नई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरीका है, इनफ नहीं करना है लेकिन सॉलिड करना है। आप इनफ कुछ भी नहीं है लेकिन जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि आपको पूरा याद रहे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, जो कि मैथ्स के ऊपर मुझे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर मैथ्स नहीं हो पा रहा है, मैथ्स नहीं हो पा रहा। दोस्तों मैथ्स बहुत सरल है, आप डरिए मत मैथ्स से। मैं इसलिए आपको सरल बोल रहा हूँ कि मैं खुद बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं खुद। मेरा ग्रेजुएशन भी बायो से हुआ है। क्लास 10th के बाद मैंने खुद मैथ्स नहीं पढ़ा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जब एक हम बायो वाले भी इस मैथ्स को अच्छे से कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि 10th लेवल की स्टैंडर्ड का ही मैथ्स रहेगा। मैथ्स कोई हायर स्टैंडर्ड का नहीं रहता। बेसिक जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ही आपको आना है, बेसिक मैथ्स ही आना है आपको, बेसिक मैथ्स को आपको करना है। तो सबसे पहले आपको खुद को एनालिसिस करना है कि आपका मैथ्स कैसा है। एनालिसिस कैसे होगा, मान लीजिए जब सवाल बनाने बैठे हैं और आपको परसेंट निकाले ही नहीं आ रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि 125 का 30% बताइए, और आप नानी याद आ रही है आपको 125 का 30% निकालने में, तो यहाँ पर आप समझिए कि मैथ्स आपका बिल्कुल डब्बा है भैया। तो उस डब्बे को फिर आपको गोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको खुद का एनालिसिस करना है, खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपका मैथ्स कैसा है। और आप बोले हाँ, परसेंट निकालना, लघुत्तम निकालना, एलसीएम निकालना, भिन्नों को जोड़ना, 1/2 + 3/2 कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो आप गो फॉर द क्वेश्चन। फिर कुछ नहीं कीजिए, टॉपिक उठाइए, क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक उठाइए, क्वेश्चन बनाइए, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो। और आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो उसके लिए वही तरीका है कि कक्षा 6वीं से 9वीं 10वीं तक की बुक पहले आप बना लीजिए। सीजी बोर्ड की जो बुक आती है, काफ़ी आराम से, काफ़ी अच्छे से और बहुत प्यारे तरीके से समझाया है उस बुक में। तो आप कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक की पूरी बुक को पूरा बना लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप कोई मैथ्स की बुक पकड़िए, चाहे वो टुटेजा की हो, चाहे हरिराम पटेल की हो, जो भी एग्ज़ाम की, या सबसे अच्छा व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पकड़िए, टॉपिक वाइज जो बने हुए हैं उनको आप बनाना चालू कीजिए। यहाँ से आपका मैथ्स का लेवल बूस्ट होगा। दूसरी बात, सेकंड, गलत बने तो डरना नहीं है। होता क्या है कि हम 2-4 सवाल मान लीजिए परसेंटेज के बनाए और हमसे गलत बन गए, हम डर गए। अगर मान लीजिए आप परसेंटेज का टॉपिक उठाए हैं, आपसे गलत बन रहा है, 4 सवाल आपसे लगातार गलत बन गया, फिर से उसके बेसिक्स को पढ़ लीजिए। जो बेसिक टॉपिक होता है उसे फिर से पढ़िए, फिर आप सवाल बनाने आइए। ऐसा तब तक करिए जब तक आप क्वेश्चन पे मास्टर ना हो जाए। सबसे बड़ा खेल होता है मैथ्स में बेसिक का। बेसिक क्लियर है तो आपसे सब चीज़ बनेगा। ऑप्शंस लेके चलें कंप्यूटर में दोस्तों। बहुत 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 ज़्यादा व्यापम में मैं कई बार ऐसा करता हूँ, व्यापम में ऑप्शन लेके चलिए। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया है कि किसी पेन की क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ परसेंट कितना होगा, मान लीजिए ऐसा दिया है आपको। अब 4 उसमें सवाल ऑप्शन दे दिया, 1000, 2000, 3000, इस प्रकार से। तो ऑप्शंस को लिख लीजिए, क्या 1000 में बन रहा है सवाल, या 2000 में बन रहा है सवाल, कि 3000 में बन रहा है। तो ऑप्शंस लेके भी आप मैथ्स को बना सकते हैं। जरूरी नहीं आपको हर फार्मूला रटा हुआ हो, बेसिक क्लियर होगा तो ऑप्शंस लेके भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अपने मैथ्स को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे स्ट्रेटजी पे मिले हैं कि सर विषय के हिसाब से किस प्रकार पढ़ना है, अपनी तैयारी और ज़्यादा बेहतर कैसे करनी है, किस समय को कितना विषय, किस विषय को कितना समय देना है। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको 1 से 2 दिनों में ये वीडियो मिल जाएगा कि इसमें स्ट्रेटजी पे हम काम करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी बहुत लंबा टॉपिक है तो इसके लिए मैं अलग से आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। सभी से है कि टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो जो भी समस्या हो, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कतें हों, ज़रूर पूछें मुझसे। पूछने के पूर्व एक ध्यान रखिएगा कि जो पहले वीडियो डाले गए हैं उसे ज़रूर एक बार देखें, और सबसे महत्वपूर्ण है खुद में विश्वास करें। और भैया मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
ये मुझे बूस्ट करता है। आप लोगों ने किया है और प्रबंधन की वीडियो के बाद मुझे बहुत अच्छे रिस्पांस मिले हैं आप लोगों के। तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अपने जॉब के बीच से समय निकालते हुए आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और लाता रहूं। आप लोग अधीक्षक में कोई भी समस्या होगी उसे मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में आज तक इतना ही। कृपया शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भी बताइए, बुरा लगा हो तो भी बताइए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया डबल साइडेड होती है। मैं आपसे सीख रहा हूँ, तो कृपया मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।